जाए, स्वचालित सीढ़ियां लगवाई जाए और उसको साफ सफाई का और उसका आधुनिकता कराया जाए। धन्यवाद जी। श्री रवि किसान जी। आपने लोक महत्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति दी। महोदय, आजादी के विभिन्न सरकारों में लोक कल्याण सामाजिक समरसता के लिए अनेक कानून बनाए गए ताकि हमारा देश सर्वांगीण विकास कर सके। लेकिन महोदय, अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी आता है, किसी पर मुकदमा दायर करता है, अगर वो आदमी मुजरिम है, गलत किया है तो उसको सजा मिले, नो प्रॉब्लम, उसकी जांच हो। लेकिन अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने उसके आकर उस पर मुकदमा किया, जिस पर मुकदमा होता है महोदय, उसका पूरा, अगर झूठा मुकदमा, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहन बिटिया की शादी है वो बर्बाद हो जाती है और मुकदमा करने वाला आराम से रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर बहुत जांच भी की, पूरा प्रयास भी किया करने के लिए कहीं, लेकिन कमी बेसी में मैं महोदय आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस पर सरकार पर भी बोझ आता है, क्योंकि अनगिनत झूठे मुकदमे का आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ता है। समाज में द्वंद्व, तनाव, अनगिनत स्थिति पैदा होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, लोक कल्याण हेतु निर्मित किसी भी कानून के दुरुपयोग कर फर्जी मुकदमा दायर करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कतिपय कारणों में फर्जी मुकदमे को सही ठहराने वाले जांच एजेंसी जिसने इस पर जांच की है, उन पर भी एक कानून बनना चाहिए। तो ये लोग जो अनगिनत अनासय जो किनको मुकदमे में झूठे फंसाया गया है, उन पर नहीं कि जिसने झूठा मुकदमा दायर किया उनके लिए कोई सजा तय होनी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है महोदय, जिस पर सरकार पर भी, न्यायालय पर भी अनगिनत झूठे मुकदमों की फाइल का भार बढ़ता जा रहा है। उससे हम बचेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के इस नए भारत की सोच को, विकसित भारत की सोच को बढ़ाने में ये बहुत बड़ा कदम होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री संजय जायसवाल जी। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भारत नेपाल की 60 किलोमीटर की सीमा है और मेरे रक्सौल से काठमांडू की दूरी महज 145 किलोमीटर है। वहीं पर हमारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी है, वहीं पर नेपाल का ड्राई पोर्ट भी रेलवेज का मौजूद है। लेकिन उससे दिक्कत क्या हो रही है, हल्दिया पोर्ट से जितने भी दुनिया से सामान नेपाल जाते हैं वो सब मेरे ही रास्ते से रक्सौल से जाते हैं। पर इससे स्थानीय जो हमारे व्यापारी हैं उनको नेपाल के साथ व्यापार जो ट्रेडिशनली सैकड़ों सालों, हजारों सालों से होता था, वो नहीं हो पाता है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध होगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के छौड़ादानों में जहां पहले से इंडियन कस्टम का पोस्ट था, वहां से न केवल नेपाल के लिए आवाजाही का परमिशन दिया जाए, बल्कि सामान का भी आयात निर्यात छौड़ादानों से हो सके। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं। श्रीमती संगीता सिंहदेव जी। Thank you, sir. I wish to raise an issue of urgent importance affecting cotton farmers across western Orissa, especially in the aspirational and drought-prone districts of Balangir, Kalahandi, Nuapada, Raigada and Subarnapur. Odisha contributes significantly to the state's cotton acreage, yet the value chain is presently under severe distress due to procedural restrictions imposed by the Cotton Corporation of India, CCI. This year, CCI has introduced a new rule which forces farmers to sell only in the district of cultivation, restricting their access to nearby districts. With more ginning units and smoother unloading facilities, this has increased transportation burden, waiting time, and has led to underutilization of several units while others face overwhelming rush. Further, the compulsory mobile app-based registration through the Kapas Kisan app has created some hurdles. In many cotton-growing belts, a large number of farmers belong to the tribal community with limited digital literacy and poor internet access. As a result, farmer registrations remain extremely low and procurement has been delayed. Madam, raise your demands, please. I urge the government to direct CCI
to remove district-wise barriers, allowing farmers to sell at any convenient procurement center, Okay. and permit you. both online and offline registrations Engineer during this Abdul Rashid. introduction year. Thank you, sir. इंजीनियर अब्दुल सर रशीद। शुक्रिया आपका। सर आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 30,000 मेगावाट पावर बनाने की क्षमता मौजूद है, ताकत मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से NHPC जो भी प्रोजेक्ट बना रही है लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। एक MOU है हमारी स्टेट गवर्नमेंट और NHPC के दरमियान, उसकी रूप से उन्हें पावर प्रोजेक्ट वापस लेने से कुछ वो नहीं मिल रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है सरकार से कि एक लोकल्स को वहाँ प्रायोरिटी दी जाए, चाहे डोडा, रियासी, चनाब वैली, पीर पंचाल, ऊड़ी, जहाँ भी NHPC के प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ लोकल्स को प्रायोरिटी दी जाए। और उससे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो उनके MOU में जो भी एग्रीमेंट्स हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, वो उन पर ईमानदारी के साथ उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि हमें कोई पावर प्रोजेक्ट वापस आज तक नहीं मिला। ये ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पूरे ज़ोर से इस हाउस के आगे, सरकार के आगे रिक्वेस्ट रख रहा हूँ कि हमें पावर प्रोजेक्ट वापस दिए जाएं। जो आपने MOU किया है उसमें कोई बदयांती न की जाए। एंड डोंट अलाउ NHPC to act like East India Company. It is looting our resources. हम कहाँ जाएं, हमारे लोग कहाँ जाएं, वहाँ हजारों लोग बेरोजगार हैं, लोकल को पैसे जाएं। थैंक यू सर। मल असित कुमार मल जी। और इस MB फंड बढ़ा दिया जाए। Sir, there is no train morning to afternoon from Rampurhat railway station to Sialda station via Amadpur, Lavpur, Katwa station. I would like to request to the Honorable Railway Minister, through you, please provide the new train from Rampurhat railway station to Sialda railway station via Amadpur, Lavpur, Kolkata, Katwa, for the interest of the passenger. Thank you, sir. थैंक यू। से इंद्रहांग सुब्बा जी। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिक्किम के संदर्भ में बड़े लंबे समय से पेंडिंग रहा एक महत्वपूर्ण इश्यू को यहाँ रखने जा रहा हूँ। सिक्किम जब भारत का एक अभिन्न अंग बना तब सिक्किम के भूटिया, लेप्चा और नेपाली सारे एक ही साथ में देश का नागरिक बना, लेकिन भूटिया लेप्चा कम्युनिटी को और 2003 में लिम्बू और तामांग को शेड्यूल ट्राइब बनाया गया। लेकिन आज भी 12 एथनिक कम्युनिटीज़ है जिसका डिमांड स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट को बहुत पहले से दिया है और आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। असेंबली में भी रिजोल्यूशन पास किया गया है, लेकिन आज भी 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़ को ट्राइबल नहीं दिया गया है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है यूनियन गवर्नमेंट से कि सिक्किम का स्पेशल प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए और सिक्किम के सोसाइटी में इक्विटी और इक्वालिटी को, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी को आगे देखते हुए इन 12 कम्युनिटीज़ को भी ट्राइबल में घोषित किया जाए। सोतेलाल जी। सोतेलाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हमारे लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश जनपद सोनभद्र में पंचायत चुनाव में एसटी बहुल वाले क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और आरक्षण नहीं मिला है। 2020 के पंचायत चुनाव में जहां एसटी बहुल क्षेत्र नहीं है वहां एसटी आरक्षण दिया गया है। आयोग मनमानी किया है। इस बार पंचायत चुनाव 2026 में होना है, इसे सुधार किया जाए। सोनभद्र में 21-22% एसटी हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वोट तो लेती है आदिवासियों का, दलितों का, लेकिन चुप बैठती है। वहाँ आयोग गलती किया है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि सुधार किया जाए। श्री मनोज तिग्गा जी। मनोज तिग्गा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस पवित्र सदन में मेरे क्षेत्र की समस्या को उठाने का इस शून्यकाल में अवसर प्रदान किया। मेरे अलीपुरद्वार क्षेत्र के मादारीहाट में दलगांव जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आरओबी का काफ़ी समस्या है। आरओबी ना होने के कारण वहाँ घंटों जाम रहता है और वहाँ काफ़ी पेशेंटों की मृत्यु हुई और माओ ने वहाँ पर बच्चे को जन्म भी दे दिया। इस तरह का जाम रहता है। दूसरा, कमख्यागुड़ी जो कुमारग्राम विधानसभा के अंतर्गत है वहाँ भी आरओबी की ज़रूरत है, वहाँ भी आरओबी दरकार है। और साथ ही दलगांव स्टेशन में पॉइजनस डोलोमाइट का साइडिंग होता है जिसके कारण प्रदूषण होता है और उसको
और दलगांव रेलवे स्टेशन से मुजनई रेलवे स्टेशन में शिफ्ट करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। साथ ही राज्य सरकार से अनुग्रह करता हूं, पश्चिम बंगाल सरकार से, ताकि सहयोग करे, ताकि दलगांव में और कामाख्यागुड़ी में आरओबी तथा डोलोमाइट साइटिंग में सहायता मिल सके। धन्यवाद सभापति राजकुमार रोज जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने आज बोलने का अवसर प्रदान किया। रोजगार गारंटी योजना आदिवासी दलित पिछड़े इलाके के लिए अंदर कहे कि एक रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वर्तमान संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में रोजगार गारंटी का जो बजट है रिलीज नहीं किया जा रहा है, और पूरे राजस्थान में 1500 करोड़ केंद्र सरकार का जो बजट है वो बजट रिलीज नहीं हुआ है, तो वो जल्दी रिलीज करे। और संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा में मेट कारीगर और सरपंचों का जो एफटीओ नहीं हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, और जो काम सैंक्शन वर्तमान में नहीं किए जा रहे हैं, और विशेषकर सर डूंगरपुर जिले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का गठबंधन से जिला प्रमुख बैठा हुआ है, तो वो इसकी वजह से वहां पर रोजगार गारंटी योजना वर्तमान में ठप पड़ी हुई है, तो वहां के लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि केंद्र सरकार ध्यान दे और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना का बजट रिलीज किया जाए और वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए। श्रीमती ऋषि बीरा जी, श्रीमती ऋषि बीरा। महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग पिछले कई दशकों से यहाँ के अधिवक्ता लगातार आवाज उठाते रहे हैं। न्याय तक आम नागरिक की पहुँच आसान, सस्ती और समयबद्ध हो। इस क्षेत्र के लोगों को आज भी मामूली मामलों में भी इलाहाबाद की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे आर्थिक और मानसिक रूप से कठिनाइयां सामने आती हैं। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, रामपुर, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर जैसे बड़े जिलों के लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाकर न्याय की तलाश करते हैं। दूरी बढ़ने से न केवल मुकदमों की लागत बढ़ती है, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए न्याय पाना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन और रैलियां करते आए हैं। अरे 15 दिन में पहली बार टाइम मिला है, 1 मिनट बोलने दीजिए। और जनप्रतिनिधियों से बार बार इस मुद्दों को उठाने की मांग करते हैं। अधिवक्ताओं का तर्क है कि प्रदेश में और स्टेट्स के अंदर भी कई बेंच हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जैसे विशाल क्षेत्र में एक और बेंच होना अनिवार्य है। न्यायिक संतुलन के विरुद्ध है। इस देश में सबके लिए न्याय की बात होनी चाहिए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए भी न्याय के हकदार हैं। मैं आपसे मांग करती हूँ, कानून मंत्री जी से मांग करती हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाए। धन्यवाद। राम शिरोमणि वर्मा जी। धन्यवाद स्पीकर सर। मैं आज एक अत्यंत गंभीर और देश के लाखों शिक्षकों की पीड़ा को इस सदन में रखना चाहता हूँ। महोदय, शिक्षकों के ऊपर अचानक से टेट परीक्षा की अनिवार्यता को थोपने के कारण लाखों वरिष्ठ शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में ढकेल दिया गया है। 1 सितंबर 2025 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में करीब 25 लाख शिक्षक और केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग 2 लाख शिक्षक इस निर्णय से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये फैसला न सिर्फ उनकी नौकरी की सुरक्षा पर खतरा है, बल्कि 15 से 20 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे अनुभवी, योग्यता प्राप्त और लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों को बेवजह मानसिक तनाव में डाला गया है। महोदय 40 से 55 वर्ष आयु के वर्ग के उम्र दराज और रिटायरमेंट के करीब पहुंचे शिक्षकों पर प्रतिस्पर्धा का बोझ डाला गया है। महोदय, इस निर्णय से शिक्षा व्यवस्था को बड़ा नुकसान हो रहा है। सर मांग करने दीजिए। सर मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरी मांग है कि इस संबंध में सरकार द्वारा तुरंत अस्थायी अध्यादेश लाया जाए। पहले से नियुक्त और योग्य सेवा दे रहे शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से छूट दिया जाए। उन्हें प्रमोशन, सेवा सुनिश्चितता और काम जारी रखने की गारंटी दिया जाए। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा रिटायरमेंट के करीब पहुंचे शिक्षकों के लिए छूट प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्यगण, आप सभी का हम कोशिश करेंगे जितना है माननीय सदस्यगण सबका विषय आ जाए, लेकिन आधा मिनट में आप खत्म कीजिएगा, आधा मिनट में, ठीक है। श्री सोलंग सांगमा जी। Chairman sir, now the program of the union government is to reduce the infant mortality rate and the women's mortality rate.
but the front workers who is working on the ground tirelessly, they are going to door to check and survey the TB, those who are having this HIV, those who are having all the other diseases. But to my surprise, Mr. Chairman, sir, there is no such social security for these Anganwadi workers and ASA workers who are spending their entire life. Mr. Speaker, sir, I would like to urge from the government the implementations of minimum wages to ensure the coverage of their fair compensations for them, and then regular and timely payment for the Anganwadi and ASA workers, social security benefit and maternity benefit, career progressions, legal recognitions and occupational safety, and at least give them prior redressals for these Anganwadi and then ASA workers. Shri Thank Ji you, Kumar Mr. Naik ji. Chairman, sir. Ji Kumar Naik. Thank you very much, sir. So I have only two demands, sir, regarding maize and sugarcane. The screen. For maize, sir, please extend price deficiency payment scheme. Prepone the procurement from April-May 2026 to December 25. Reduce paddy share from 40% to 30% in ethanol. For sugarcane, sir, fix the base FRP at 3,550 rupees per ton at 9.5% recovery rate. Revise the MSP of sugar to rupees 41 per kg. Okay. Raise ethanol prices by 4 to 5 kgs, 4 to 5 rupees per litre. And lastly, sir, permit higher sugar exports. This will help farmers of Karnataka in a big way, sir. Shri Thank you S.S. so Jamir much. ji. S.S. Jamir. वाह बधाई कंग्रेचुलेशन बड़ी संघर्ष के बाद The Nagaland literacy rate is 95%, and out of that, 29% is at the age of between the age of 15 and 29. Now, the Nagaland, we also need to catch up with the regional equality, human resources development, economic growth, national integrations, and the coverage with the goals of Viksit Bharat 2047 with all the Northeast states. Now, sir, we don't have the central colleges. So I want to request through your chair that if the Nagaland can provide one central law college, one engineering college, because as of now, we don't have any government college in our state. Thank you. नीरज मौर्य जी नहीं है, ठीक है। श्री आदित्य जाधव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय समय देने के लिए। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी लोकसभा क्षेत्र बदायूं उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोकसभा में दो मुख्य मार्ग हैं, जो एक बदायूं से मुरादाबाद के लिए मुख्य मार्ग है, वहीं तथा एक मुख्य मार्ग बदायूं से बिजनौर को है। अध्यक्ष महोदय, बदायूं से मुरादाबाद के रास्ते में नगर पंचायत वजीरगंज तथा नगर पालिका पार्षद बिसौली पड़ती है, जहां पे बहुत घनी आबादी है, लेकिन वहां पे तथा उसी के साथ साथ एक नगर पालिका बिलसी और नगर पालिका वजीरगंज पड़ती है। इन दोनों ही मुख्य मार्गों पे ये जो दो कस्बे पड़ते हैं अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे बहुत जाम की समस्या हो जाती है। अगर वहां से एक बाईपास बनता है तो जाम की समस्या तथा बच्चों को स्कूल जाने में आसानी होगी। और जो समय समय पे एक्सीडेंट होते हैं, कुछ ही समय पहले अध्यक्ष महोदय रोड के बगल में जो गांव पड़ता था, वहां पे 4-5 लोग थे, उनकी एक घटना में 5 लोगों की मौत हुई थी। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए सड़क को दुरुस्त करते हुए तथा उसको चौड़ीकरण और एक नए बाईपास बनाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। विजय बसंत। Thank you, Honorable Speaker, sir. I rise to highlight the critical issues affecting the fishing communities of Kanyakumari district. The Tengapatnam fishing harbour safety crisis, lack of reliable deep-sea communication system, and inadequate marine conservation framework are just a few major challenges they face. The fundamental difference between the fishing and the farming is often overlooked in laws and regulations, leading to conflict and livelihood insecurity. It is imperative that we recognize the unique socio-economic and ecological realities of fishers. I urge the Minister to form a joint high-level expert committee comprising marine scientists, socio-economic and legal experts, coastal MPs and local stakeholders. This committee should conduct a detailed study on fishing and farming livelihoods, revive existing marine laws and regulations, recommend science-based
participatory reforms for sustainable livelihood, formulate a long-term roadmap for safety, conservation, economic development. Thank you, This Vijay committee's ji. recommendation will help to protect the livelihoods of coastal communities and safeguarding marine श्रीमती ecosystem. ज्योत्सना Thank you, महान sir. जी नहीं है श्री मनोज कुमार जी यस यस मनोज कुमार महोदय यस माइक दिया जाए महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से केंद्र सरकार को बिहार में SC/ST बढ़ते अत्याचार के मामले से अवगत कराना चाहता हूं। महोदय, बिहार में SC/ST एक्ट के तहत गठित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय निगरानी समिति की पिछले 3 वर्षों से बैठक नहीं हुई है, जिसके कारण दलितों के ऊपर में अत्याचार बढ़ा है। और महोदय, बिहार में कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें दलितों के ऊपर में इतना अत्याचार हुआ कि गांव ही छोड़ के चले गए। महोदय, उदाहरण के लिए समस्तीपुर का पूसा बताना चाहता हूं। महोदय, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि बिहार सरकार में जितना जल्दी हो सके ये जो मीटिंग SC/ST के लिए जो निगरानी समिति गठित है, नहीं बैठक हो रहा है, उसको कंटिन्यू तुरंत चालू कराया जाए। और महोदय, जितना अत्याचार SC/ST के ऊपर हो रहा है रोक लगाया जाए। महोदय 10 सेकंड महोदय मेरा अंतिम मांग है। 10 सेकंड महोदय, 10 सेकंड महोदय, 10 सेकंड महोदय। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, फेसबुक पर और सोशल मीडिया में इस प्रकार से लिखा एक ही विषय आता है, एक ही विषय है। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার বাংলায় জলজীবন মিশনের কাজ চলছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রত্যেকটা গ্রামে প্রত্যেকটা পাড়ায় পাড়ায় নলবাহিত বিশুদ্ধ পানীয় জলের কাজ বাংলায় চলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই স্কিমের মধ্য দিয়েই আজকে এই জলজীবন মিশনেই শুধু ২৫০০ কোটি টাকা বাংলার বকেয়া আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বাংলার মানুষ বিজেপির কাছে নত স্বীকার করেনি, তাই বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করছে ভারতবর্ষের বিজেপি সরকার। ১০০ দিনে MGNREGA টাকা দেওয়া হচ্ছে না, গরিব মানুষের ঘরের টাকা দেওয়া হচ্ছে না, আমফানের টাকা দেওয়া হচ্ছে না, বিপর্যয় মোকাবেলার টাকা দেওয়া হচ্ছে না। বাংলাকে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ভারত সরকার বঞ্চিত করছে। তাই আপনার মাধ্যমে দাবি করছি, বাংলার বকেয়া টাকা অবিলম্বে বাংলার মানুষের স্বার্থে দেওয়া হোক। ধন্যবাদ স্যার। আপনি মানিয়ে নেন, এটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম জল জীবন মিশন, এটা মানিয়ে নেন। ঠিক আছে। শ্রেয়স ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾಧ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರುಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Though the Karnataka produced nearly 360 LMT of sugar, farmers receive only 2,600 to 300 per ton after heavy harvesting and transport cuts. Despite the FRP being 3,550, demand from the farmers is for a fair net price of rupees 3,500 per ton. Sir, I request the following support from the government: revising FRP by lowering the base recovery to 9.5%, rising sugar MSP from rupees 31 to 41 per kg, which has not been changed from 2019, ensuring full ethanol offtake for the state capacity, allowing more sugar exports beyond the current of 15 LMT, sir. Maize farmers face an equally serious crisis. Karnataka has cultivated 17,64,000 hectares of maize this year, producing 53.8 LMT. But the market price are only at 1,600 to 1,900 per quintal. More than 13 lakhs farmers, 10 seconds, sir. 13 lakhs farmers are affected. I humbly request for the approval of PDPS, that is Price Deficiency Payment Scheme, which has been pending with the government. SOP, which was issued for the procurement of 2,639 per quintal, is also not been implemented, sir. I urge the union government to intervene immediately, sir. Thank you, sir. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सदन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय का ध्यान उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना की अत्यंत गंभीर और विडंबनापूर्ण स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं महोदय। यह परियोजना 1972 में शुरू हुई थी, आज 53 वर्ष बाद भी अधूरी है। यह देश की सबसे अधिक विलंबित सिंचाई परियोजनाओं में से एक है महोदय, जिससे बिहार और झारखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लाखों किसानों की आजीविका जुड़ी हुई है महोदय। अगस्त 2017 में केंद्र सरकार ने इस परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए 1,622.27 करोड़ की स्वीकृति दी थी और इसे 3 वर्षों में पूरा करने का वादा किया गया था, परंतु समय सीमा लगातार बढ़ती रही। फिर अक्टूबर 2023 में लगातार
लागत बढ़ाकर 2430.76 करोड़ कर दी गई। कहा गया कि अब सभी नहरों और केनालों में जैसे नौर, कुसा माइनर, कुल्हड़िया, महुअरी, बसडीहा, कर्मा, बसंतपुर, रतनपुर, कटैया, कपसिया, देव, हेतमपुर, रसलपुर, सोंडी, चेई, नवादा, कोठवारा, भरतपुर, अंगरा ब्रांच केनाल, मिश्री चक, कोची, इन सभी लिंक चैनलों में केनालों में तेजी से कार्य पूरी की जाएगी महोदय। लेकिन महोदय स्थिति यह है 2025 में भी గౌరవనీయ అధ్యక్ష డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు గొర్రెల కాపర్లుగా ఉన్నటువంటి మదాసి కురువా, మదారి కురువా అనే రెండు కమ్యూనిటీలను 1956లో ఇండియన్ గజెట్లో సీరియల్ నెంబర్ 31లో వాళ్ళని షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ పరిగణించారు అధ్యక్ష. అయితే ఈ రోజు వరకు 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం వచ్చే వాళ్ళని షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం లేదు అధ్యక్ష. కావున వాళ్ళకు న్యాయం జరగాలని చెప్పేసి ఒక ఫస్ట్ డిమాండ్ అధ్యక్ష. రెండో అంశం వాల్మీకి సోదరుల అధ్యక్ష, వాల్మీకి కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వేటాడడం తప్ప తెలుసు వాళ్ళకు ఎస్టీ కులాల్లో చేర్చాలని చెప్పేసి రెండో డిమాండ్ అధ్యక్ష. ఖచ్చితంగా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఎస్టీలుగా పరిగణించబడుతున్నారు వాల్మీకులు, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వాళ్ళు బీసీలుగా పరిగణించబడుతున్నారు అధ్యక్ష. కావున మదాసి, మదారి కురువ వాళ్ళను ఎస్సీ జాబితాలో, వాల్మీకులను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలని చెప్పేసి తమ ద్వారా సభ దృష్టి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. శ్రీ రకీబుల్ హుస్సేన్. I rise to draw the urgent attention to this House to the very poor condition of two important connectivity links in Lower Assam, which are causing serious hardship to the people. First, the route from Agia in Gwalpara district to Mankasar in South Salmara, Mankasar district via Fulbari in Meghalaya is in extremely bad condition. This is an interstate route located along an international border. Second, the bridge over the Beki River at Kurarkur, Borpeta district is also a very poor and unsafe condition, which has been closed, totally closed, due to its extremely poor condition. Through you, sir, I ask the Honorable Minister concerned to immediately arrange technical inspection, release adequate funds, and take time-bound action for permanent repair for both the road and bridge in the interest of the public safety and regional development. Thank you. I want more requests, sir, the flood problem and erosion problem to solve Assam, to declare the flood and erosion problem of Assam as a national problem. Thank you, sir. Jaduvirji. Thank you, sir, for permitting to speak regarding the establishment of a Bureau of Indian Standards office in my constituency, Tiruchi. Sir, you are aware BAS certification is to become mandatory for all products from January 2026, and as such, access to BAS services is going to be very significant for all industries. At present, industries in Tiruchi region, they'll have to travel to Coimbatore or Chennai for certification and other related purposes, resulting in too many delays and practical difficulties. As such, I request for the establishment of a Bureau of Indian Standards BAS office in my constituency Tiruchi that will help the certification process and provide valuable support to a wide range of industries. Thank you, sir. Singh ji. महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट आपके माध्यम से कराना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के विभिन्न जिला पंचायतों प्रतिनिधियों, पंचायत प्रमुखों एवं ग्रामीण प्रतिनिधियों द्वारा लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत मिलने वाले विकास मद की निधि लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है। इस निधि का नहीं मिल पाना पंचायतों के योजनाओं का अवरुद्ध कर रहा है। अतः आपसे आग्रह है कि माननीय ग्रामीण मंत्री के माध्यम से पंचायतों के 15वें वित्त आयोग की लंबित योजनाओं को शीघ्र चालू कराने हेतु विभाग को तत्काल निर्देश आवश्यक देने का कृपा और आवंटित करने के कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जदुवीर वायर जी। जदुवीर जी नहीं। Thank you, Speaker, sir. I rise to draw the urgent attention of this august House to the growing threat faced by India's heritage cities, particularly my own constituency in Mysore. Sir, there is an unregulated, sort of unscientific, insensitive construction, urbanization that is happening, and it is a complete disregard to the architectural and historical context of the cities. This is primarily happening because there is no urban framework for heritage cities going forward.
So in this regard, through you, I urge the Ministry of Urban Affairs to bring up a heritage urban development framework for cities such as Mysore that includes mandatory heritage impact assessments, stronger building codes and zoning laws, expert-led heritage conservation committees, dedicated funding, including PPP models. All of this, including some digital mapping and heritage inventories, will become very essential towards moving forward. So this will help us really preserve not just our urban settlements, but our civilizational repositories which contain our culture and our memory, particularly in Mysore. Thank you, sir. Okay. Sir Dipendra Hooda ji. सर मैं आपके माध्यम से हरियाणा में जल भराव और बाढ़ की वजह से किसान को हुए व्यापक नुकसान और उसकी भरपाई की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली को बाढ़ग्रस्त घोषित किया सर, और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी का इन प्रदेशों में दौरा हुआ। हिमाचल को 1,500 करोड़, पंजाब को 1,500 करोड़, उत्तराखंड को 1,200 करोड़ आदि का राहत का डिक्लेयर प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ। हरियाणा में बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। केंद्र सरकार से कोई घोषणा हरियाणा के लिए नहीं हुई। सर ऐसा नहीं हो सकता कि बादल दिल्ली से पंजाब पहुंच जाए, बीच में हरियाणा है सर, एक तरफ हिमाचल एक तरफ उत्तराखंड है, बीच में हरियाणा छूट गया सर। इस वजह से केंद्र सरकार की तरफ से राहत नहीं मिली और हरियाणा के लगभग सर 31 लाख एकड़ में 5.5 लाख किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल में अपने नुकसान की भरपाई का आवेदन किया, जिसमें से हरियाणा सरकार ने केवल 53,000 किसानों को 116 करोड़ की राहत दी है, जो बहुत कम है। हरियाणा को बाढ़ग्रस्त में लिया जाए, मुआवजा दिया जाए जैसे बाकी प्रदेशों में है, उससे ज्यादा, अगर उससे कम नहीं तो 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी मांग है सर, और केवल 7,000 रुपए प्रति एकड़ मिल रहा है, जो कि सरासर अन्याय हरियाणा किसान के साथ। स्मिता उदयवाग। जिला देश का सबसे बड़ा केला उत्पादक जिला है, परंतु लगातार बदलते मौसम के और अनिश्चित परिस्थितियों के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वर्तमान पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में ओलावृष्टि जोखिम अवधि 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक निर्धारित है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि जलगांव में मई के अंत तक ओलावृष्टि, तेज बारिश और मौसम अचानक बदलाव आते रहते हैं। कृषि विभाग और स्थानिक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि 31 मई तक किसानों पर गंभीर मौसम जोखिम बना रहता है। साथ ही बीमा नियमों के अनुसार 25 मिलीमीटर से वर्षा या 60% से अधिक आर्द्रता होने पर भी लाभ मिलता है, जबकि वास्तविकता यह है कि कई बार लगातार 4-4 दिन बारिश और अत्यधिक आर्द्रता बनी रहती है, जिससे फसल में भारी नुकसान होता है। यह पर अवधि बीमा सुरक्षा में शामिल नहीं है। इसलिए मेरी प्रमुख मांग है कि बीमा अवधि 1 जनवरी 30 अप्रैल से बढ़ाकर 1 जनवरी 31 मई की जाए, ताकि किसानों को वास्तविक जोखिम अनुरूप सुरक्षा मिले। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस मांग पर तत्काल निर्णय लेकर किसानों को उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद जी। श्री सनातन पांडे जी। हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसानों की तरफ देना चाहता हूँ। असमय अतिवृष्टि और तेज हवाओं के चलते धान की फसल, मक्का की फसल और मटर की फसल बर्बाद हो गई है। हम आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि किसानों को 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दे करके उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए और उनको जान माल की रक्षा की जाए, ताकि वे बच्चों को पढ़ा सके और आके खेती कर सके। धन्यवाद जी। श्री खलीलुर रहमान। ধন্যবাদ সভাপতি মহোদয়। আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ 21 প্রতিটি নাগরিকের জীবনের অধিকার এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার প্রদান করেছে। সুলভ ও মানসম্মত চিকিৎসাই শুধু সামাজিক সেবা নয়, বরং একটি মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার। ফলে স্বাস্থ্যসেবা অপ্রতুল থাকা কেবল প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, এটি নাগরিক অধিকার হরণের সমতুল্য। দীর্ঘদিন ধরে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ইএসআইসিতে অবদান প্রদান করলেও জঙ্গিপুরে আজও পূর্ণাঙ্গ ইএসআইসি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা পায়নি। পূর্ববর্তী প্রস্তাব শুধুমাত্র বিমাকৃত ব্যক্তির সংখ্যা দেখে খারিজ হওয়া হাজারো শ্রমজীবী পরিবার তাদের ন্যায্য সুরক্ষা বলে দিচ্ছি থেকে বঞ্চিত। সেই উদ্দেশ্যে ইএসআই ব্যবস্থা গৃহীত ও শ্রমিক ও তাদের নির্ভরশীলদের নিরাপদ চিকিৎসা নিশ্চিত করা। মহোদয়, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাস্থ্যসেবা বিলাস নয়, এটি রাষ্ট্র কর্তৃক সুরক্ষিত অধিকার। অতএব আপনার মাধ্যমে আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করার জন্য দাবি জানাচ্ছি।
এক হচ্ছে জঙ্গিপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক সুসজ্জিত ইএসআইসি হাসপাতালের অবিলম্বে অনুমোদন কুলদীপ ও ইন্দুরা। নির্মাণ করা হোক। কুলদীপ ইন্দুরা দ্বিতীয় হচ্ছে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবাকে সাংবিধানিক कुलदीप इंदुरा অধিকারের जी। অংশ হিসেবে বাস্তবায়নের। आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान राजस्थान के मेरे लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ टीबी के बारे में, जहां एथनॉल प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। यहाँ किसान लंबे समय से आंदोलित है, संघर्ष कर रहा है। किसान संगठन, हमारे वहाँ के विधायक अभिमन्यु पूनिया, जिन पर कल लाठीचार्ज हुआ 10 तारीख को। आदरणीय, मैं बताना चाहता हूँ, एशिया के सबसे बड़े इस एथनॉल प्रोजेक्ट 40 मेगावाट पावर प्लांट 555 टन प्रतिदिन DWGS डायर और 925 टन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन वाली विशाल यूनिट से उत्पन्न हो रही गंभीर चिंता का विषय है। सर, ये राइस बेल्ट और देश का प्रमुख अनाज भंडार है। कृषि व्यवस्था में मुख्य भूजल पर आधारित है और इसे बर्बाद करने की तैयारी है। सर, इस परियोजना की वही बता रहा हूँ सर, इस प्रोजेक्ट को रोकने की आवश्यकता है। परियोजना की पर्यावरण रिपोर्ट में कई गंभीर विरोधाभास हैं। इसे B2 श्रेणी में रखकर जन सुनाई से छूट दी गई है, जबकि ये विद्यालयों, कृषि भूमि के निकट स्थित है। ये प्लांट प्रतिदिन 60 लाख लीटर भूजल का दोहन करेगा, प्रतिदिन 2400 क्विंटल राख देगा, 925 टन कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पूरा इलाका बर्बाद होगा। धन्यवाद सभापति महोदय। आजादी की लड़ाई में पासी समाज का शानदार और इतिहास रहा है। शहीद उदा देवी पासी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उन अद्भुत वीरांगनाओं में से थीं जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबले में असाधारण साहस और युद्ध कौशल दिखाया। अंग्रेज जनरल कैंपबेल की सेना लखनऊ पर कब्जा करने के लिए बढ़ रही थी। लखनऊ के सिकंदराबाद चौराहे पर पेड़ पर चढ़ करके उन्होंने पोजीशन ली और एक एक करके लगभग 32 अंग्रेजों सैनिकों को सटीक निशाने से मार गिराया। जब अंग्रेजों को शक हुआ तो उन्होंने पेड़ पर गोलियां चलाई। उदा देवी जी को गोली लगी, वो वहीं शहीद होकर के गिर गईं। नीचे गिरते समय भी उनके हाथ में बंदूक थी, जो उनके साहस की अंतिम निशानी थी। सभापति जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, और जो मांग हमारे नेता अवधेश प्रसाद जी लगातार करते रहे हैं, और हमारे तमाम सुनील भार्गव लाला जी से लेकर के हमारे तमाम मांगे बताइए। मांग ये है माननीय सभापति जी कि उस अदम्य वीरांगना को, अमर शहीद को भारत रत्न देकर के सम्मानित किया जाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मुनीष जायसवाल जी। माननीय सभापति जी, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मुद्दा न केवल किसानों की आजीविका से जुड़ा है, बल्कि हमारे क्षेत्र की उपजाऊ भूमि, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा से भी सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग एवं रामगढ़ जिलों में उपजाऊ कृषि भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया जा रहा है। ये वही खेत हैं जिनसे हमारे किसान अपना घर और परिवार चलाते हैं। ये वही जमीन है जहां से हमारे क्षेत्र का अन्न पैदा होता है। किसान अध्यक्ष महोदय, मांगे बताइए। बड़का गांव, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट का समय दीजिए, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। अध्यक्ष, बड़का गांव के गोंदलपुरा, बादम, हरली, मऊगाई, चंदौल, अंबाजीत, राठौड़, केरेडारी ब्लॉक के खेतीहर जमीन पर कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया गया है। ये जमीन 3 फसली जमीन है, साल भर में 3 बार इसमें किसान खेती करते हैं अध्यक्ष महोदय, और पूरे हजारीबाग जिला का जो सब्जी है यहीं से आता है। यह इलाका गुड़ के लिए पूरे देश में विख्यात है। यहाँ के लोग पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मांग है कि जमीन किसान के लिए संपत्ति ही नहीं, उसकी पहचान होती है, और पहचान छीनना सबसे बड़ा त्रासदी है। वेदना, पीड़ा, क्षति, व्यथा, दुख, रास, संतोष, निराशा और आक्रोश के अलावा हमारे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण कोल माइनिंग के लिए नहीं किया जाए। जो अधिग्रहण अभी एनटीपीसी कर रही है उसके दामों का वृद्धि किया जाए। 5 साल से दाम नहीं बढ़ा है, और कट ऑफ डेट का जो सिस्टम वहां पर चल रहा है, उस सिस्टम को, जो काला कानून है, उसको समाप्त किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाभली आनंद जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।
मैं आपके माध्यम से हमारे जो है लोकप्रिय रेल मंत्री जी अभी गए हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाह रही हूँ। अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारा क्षेत्र शिवहर लोकसभा के अंतर्गत ये आपको आ रहा है, घोड़ासहन है, उसके बाद आपको बैरगनिया क्षेत्र है। ये यहाँ पर ट्रेन का ठहराव के लिए मैं पहले घोड़ासहन के लिए मैं बोलती हूँ कि दरभंगा से अजमेर, मुंबई LTCT अंत्योदय एक्सप्रेस, मुंबई कर्मभूमि एक्सप्रेस, सीतामढ़ी से दिल्ली, सहरसा से अमृत भारत एक्सप्रेस, ये तमाम ट्रेनें और बैरगनिया रेलवे को अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामिल कराया जाए। और बैरगनिया स्टेशन चूंकि वो नेपाल से एकदम सटा हुआ है और यहाँ ठहराव नहीं होने से पैसेंजर को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ये आपको है कामाख्या एक्सप्रेस, कटरा कामाख्या एक्सप्रेस, रक्सौल जोगबनी, जालंधर अंत्योदय एक्सप्रेस, ये तमाम को करने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू। Thank you, Mr. Chairman. I want to draw attention of the concerned ministry regarding the plight of farmers in Meghalaya. Recently, I myself, witnessed the farmers in Lapangap, which is in West Giant Hills district, where farmers, they had to harvest their paddy under the protection of the police. And the reason is because of the failure of government, both at the center over the years and also the state, to solve this, this long pending border issue, which I demand that the government at the center of the state take up this matter seriously and resolve this matter. And also, until that is solved, I would demand that I request the government of Assam to remove all those police camps which are set up in those disputed area, because this brings fear and insecurity to people of my place. Thank you so much, Mr. Chairman. Shri K. Shivanath ji. K. Shivanath? नहीं है। श्री अनुराग शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं वीरांगना की नगरी झांसी से आता हूं। मैं बुंदेलखंड के विषय में आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक मेरे क्षेत्र में 1 नहीं 2 नहीं 3 इंडस्ट्रियल एरियाज आ रहे हैं। एक डिफेंस कॉरिडोर, दूसरा बल ड्रग पार्क ललितपुर में, तीसरा नया नोएडा बनाने जा रहे हैं यूपी में 56,000 एकड़ में। वो मेरे किसान भाई वहाँ की जमीनें अपनी खुशी खुशी दे रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत राष्ट्र का सपना हम सभी को पूरा करना है। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक भी, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसके लिए अपना आश्वासन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वो आशीर्वाद दिया है। आपके माध्यम से मैं खाली आदरणीय मंत्री जी को यह आग्रह करना चाह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी, वो फाइल कहाँ अटक रही है, अगर उसको थोड़ा सा जल्दी करा दिया जाए तो बुंदेलखंड का ये बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। आपके माध्यम से हमारे एयरपोर्ट को जल्दी कराने की कोशिश करवाएं। धन्यवाद। श्री धैर्यशील मोहिते पाटिल जी। धैर्यशील जी नहीं है। श्री शर्मिला सरकार जी। वो है सर, वो है। एक मिनट शर्मिला जी, जस्ट मिनट जी। धैर्यशील मोहिते पाटिल जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मला आपल्या माध्यमातून सरकारला हा प्रश्न विचारायचा आहे की जल जीवन मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये अनेक कामे माझ्या जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 1,009 कामं मंजूर आहेत। त्यापैकी 443 कामं पूर्ण झालेली आहेत आणि 566 बंद आहेत, म्हणजे 60% कामं बंद आहेत। केवळ ठेकेदारांचं पेमेंट केलं नसल्यामुळं कामं अपूर्ण आहेत आणि त्यामुळं पुढं कामं होत नाहीत। आपल्या माध्यमातून सरकारला हे विचारायचं आहे की केंद्राने राज्याला पैसे द्यायचे राहिलेत का, राज्याकडूनच पैसे दिले जात नाहीत आणि त्यामुळं हर घर जलचा नारा जो केंद्र सरकारने दिलेला आहे तो पूर्ण होत नाही। गेली 2 वर्ष झालं जनता पाण्याची वाट पाहते। तर आपल्या माध्यमातून हा विषय सरकारकडे मांडतोय। श्रीमती शर्मिला सरकार जी। बोलिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सर आमी आज आमार लोकसभा केंद्रेर अंतर्गत बर्धमान स्टेशने
বন্দে ভারত ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে কিছু বলতে চাই। বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং জংশন। এখানে প্রত্যেক দিন প্রচুর পরিমাণ যাত্রী যাতায়াত করে এবং এটি পার্শ্ববর্তী জেলা যেমন বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানের একটি কানেক্টিভ জায়গা। বর্ধমান শহরটি শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ব্যবসার এক কেন্দ্রীয় স্থান, যেখানে প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রী, রোগী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীরা যাতায়াত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো হাওড়া থেকে ছেড়ে আসা বন্দে ভারত ট্রেন কোনোটি বর্ধমান স্টেশনে দাঁড়ায় না, সোজা গিয়ে হয় দুর্গাপুর অথবা বোলপুরে দাঁড়ায়। সেই জন্য এই বিস্তীর্ণ এলাকার লোকজনকে অনেক কষ্ট করে গিয়ে বন্দে ভারত ধরতে হয়। আমি এটুকু দাবি করব যে বিষয় নিয়ে বা যে ভাবনা নিয়ে বন্দে ভারত ট্রেনগুলিকে চালু করা হয়েছে যাতে যাত্রী পরিষেবা ঠিকঠাক থাকে, তার কথা ভেবে বর্ধমান স্টেশনে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো যেমন দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম আছে, সুতরাং এখানে স্টপেজ দেওয়া হোক। আমি আপনার মাধ্যমে माननीय रेल मंत्री के मोहम्मद जावेद जी जी कोचाधामन और बहादुरगंज किशनगंज में सैनिक कैंप बनने के लिए ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है सर, और वो ज़मीन लिया जा रहा है जो गरीब फार्मर्स का है और उसके चारों तरफ घनी आबादी है। मेरी आग्रह है कि ये जो एक्विजिशन हो रहा है, ज़मीन लिया जा रहा है, इसको इमीडिएटली रोका जाए सर, और ऑल्टरनेट कहीं पे मुनासिब ज़मीन जो सैनिक कैंप के लिए उचित हो उसको चिन्हित करके आबादी से दूर कहीं पे किया जाए, ताकि कैंप भी अच्छे से चले जिस पर्पस के लिए बना रही है सरकार, और किसानों को भी तकलीफ ना हो और निवासियों को भी कहीं भागने की जरूरत ना पड़े। ये मेरी आग्रह है सर। थैंक यू वेरी मच। श्री गजेंद्र पटेल जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आज आप सभी का ध्यान अनुसूचित जाति और जनजाति के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि विशेष परिस्थिति में बच्चे की मां की जाति के आधार पर भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, हम सब ये मानते हैं कि न्यायपालिका का सम्मान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल है, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि नीति निर्माण का अधिकार इस संसद के पास रहे। यह फैसला पूरे देश में जातिगत प्रमाण पत्र की व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। आज प्रमाण पत्र जारी करने का आधार मुख्यतः पितृवंशीय परंपरा रहा है। यदि इसे बिना स्पष्ट दिशा निर्देश में अगर बदला जाता है तो राज्यों में भ्रम, विवाद और बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की आशंका उत्पन्न हो सकती है। वहीं पर लव जिहाद और धर्मांतरण पर भी इसका असर अनुसूचित जाति और जनजाति पर पड़ सकता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार इस फैसले का व्यापक अध्ययन करें। दूसरा, जातिगत निर्धारण के नियमों पर एक स्पष्ट, एक समान राष्ट्रीय नीति लाएं, और यदि आवश्यक हो तो संसद का एक नया कानून या संशोधन लाए जिससे स्पष्ट हो सके कि एसटी और एससी का प्रमाण पत्र किन परिस्थितियों में पिता से मिले और किन परिस्थितियों में मां से मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री संतोष पांडे जी। सभापति महोदय, समय देने के लिए मैं आभारी हूं। महोदय, मेरे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में खैरागढ़ में स्थित है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो महोदय वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा है, किंतु जो हमारी शास्त्रीय संगीत को समर्पित एशिया का ये पहला विश्वविद्यालय है जिसमें कथक, भरतनाट्यम, लोक संगीत सहित अनेक विधाओं की शिक्षा दी जाती है, जहां विदेशी छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, यही निवेदन करने के लिए, यही मैं डिमांड करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और ये 14 अक्टूबर 1956 से स्थापित है। आज तक जो सम्मान मिलना चाहिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इनको ये दर्जा दिया जाए। धन्यवाद जी। श्रीमती जून मालिया जी। जून मालिया जी। थैंक यू सर।
So over the past decades, the sea surface temperature of the Bay of Bengal has risen by 10 degrees Celsius. A sharp increase has created an ideal environment for cyclone formation, which severely impacts the states on the east coast of the country. One of the states that is impacted is my state of West Bengal. In fact, cyclones like Bulbul, Amphan, Yash and Dana have destroyed and impacted the lives of thousands of people in my constituency. However, what is extremely concerning is that funds worth nearly rupees 37,000 crores are due for the Amphan and Yash cyclone alone in my state. Out of the amount asked by the state government, the union has only given 7% of the funds. Sir, through you, I want to request the union government to not politicize topics like cyclones and natural calamities. People lose their lives, people lose their livelihoods, sir. It has been over 5 years since Amphan. I demand to release the 37,000 crores pending regarding cyclones in West Bengal. Thank you, sir. Mala Roy ji. Mala Roy. Thank you, sir. I rise to draw the attention of this House to an issue of grave public importance that directly affects lakhs of citizens of my constituency, Kolkata Dokhin. A total of 14 major roads in my constituency fall under the jurisdiction of the major port authorities. Sir, these are not ordinary neighborhood lanes. They are critical transport corridors used daily by thousands of workers, students, transports and local residents. Many of these roads also bear heavy movement of cargo trucks due to their proximity to the port. Most of these roads are riddled with deep potholes, craters, waterlogging and broken surfaces, leading to repeated accidents and disruptions. Madam, raise so your demand. I request port ministers and roads ministers to attention this suffering due to prolonged neglect. Selbom ji. Ji Selbom ji. Thank you, Chairperson. தமிழ்நாட்டின் தலைநகரத்தில் இந்த சென்னையை ஒட்டிய மாவட்டங்களான காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய சீரிய முயற்சியால் 2 மாவட்டங்களும் தொழில்துறை கல்வித்துறையில் முன்னேறி வருகிறது. அதற்காக சென்னையிலிருந்து நாவலூர் வரை வருகின்ற அந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் சுற்றுலாத்தலமாக இருக்கின்ற மாமல்லபுரம் வரையிலும் சென்னையிலிருந்து பூந்தமல்லி வரை இருக்கின்ற மெட்ரோ ட்ரெயின் ஸ்ரீபெரும்புதூர் காஞ்சிபுரம் வரையிலும் நீடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல சென்னையிலிருந்து தென் மாவட்டங்கள் செல்கின்ற அந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயின் செங்கல்பட்டில் நின்று செல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். காரணம் செங்கல்பட்டு ஒரு முக்கிய மாவட்டமாக திகழ்கின்றது. அதை சுற்றி இருக்கின்ற காஞ்சிபுரம் 40 கிலோமீட்டர், செங்கல்பட்டிலிருந்து மாமல்லபுரம் 30 கிலோமீட்டர், செங்கல்பட்டிலிருந்து ஆன்மீக தலமாக திகழ்கின்ற மேல்மருவத்தூர் 30 கிலோமீட்டர். ஆகையால் அனைத்து வந்தே பாரத் நின்று செல்ல வேண்டும். குறிப்பாக மேல்மருவத்தூரிலிருந்து சென்னை வரை தினந்தோறும் ரயில் வண்டி இயக்க வேண்டும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல செங்கல்பட்டு டு காஞ்சிபுரம் ஒரு வழி பாதையை 2 வழி பாதையாக மாற்ற வேண்டும் என்று பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றேன். அது நிறைவேற்றி தரும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். குறிப்பாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் அழைக்கப்படுகின்ற கோயம்புத்தூருக்கும் மதுரைக்கும் கேட்டிருக்கின்றார். ஒன்றிய அரசு அது கிடைப்பில் போட்டிருக்கின்றது. பரிசீலனை செய்து ஆவாசமாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपका आभार करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मेरा संसदीय क्षेत्र खजुराहो बर्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है और वहां पर एयर कनेक्टिविटी केवल मुंबई, खजुराहो, बनारस मात्र एक फ्लाइट है, लेकिन दुनिया के पर्यटक और देश के पर्यटक बड़ी संख्या में खजुराहो आते हैं। मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर से एयर कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, क्षेत्र की जनता की ओर से भी, कि खजुराहो के अंदर मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर एयर कनेक्टिविटी मिले, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद जी। श्री इतबा राजेंद्र जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र मलकागिरी पार्लियामेंट क्षेत्र में IDPL, HAL, HMT जैसा बड़े बड़े कंपनीज था। अध्यक्ष महोदय, 10 साल 15 साल से वो सिख इंडस्ट्रीज होके वो क्लोज करने तक आया। मोदी जी ने आज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोग्राम में सारे जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करने का कोशिश कर रहा है।
इसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हैदराबाद डिफेंस हब है, इसीलिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है, मैन पावर भी ज़्यादा है। वो रिवाइव करके वहाँ पे कंपनी को बचाना है, उसको एम्प्लॉइज़ को बचाना है। आने वाले दिन में इसको आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। सर माइक नमस्कार सभापति महाशय, रायगंज জেলাবাসী দীর্ঘদিনের দাবি 2008 সালে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রায়গঞ্জ লোকসভায় এইমস হসপিটালের অনুমোদন করেছিল। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সেই হসপিটাল পরবর্তীতে কল্যাণীতে চলে যায়। রায়গঞ্জ সহ উত্তরবঙ্গবাসীর দাবি যে দ্বিতীয় এইমস উত্তরবঙ্গে হোক, পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গের স্বার্থে। এবং রায়গঞ্জ লোকসভা এমন একটা ভৌগোলিক অবস্থা, চারিদিকে বর্ডার, মধ্যে বিহার, তার মাঝখানে রায়গঞ্জ লোকসভা। সেই লোকসভায় ট্রাইবাল স্কুল নেই, সেখানে একটা ওমেন্স কলেজ নেই, সেখানে নিট এক্সামিনেশন সেন্টার নেই। আপনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, এই পিছিয়ে পড়া জেলার স্বার্থে এই এডুকেশনের যে হাব আছে, যে বিভিন্ন মহিলা কলেজ থেকে শুরু করে ট্রাইবাল স্কুল এবং নিট এক্সামিনেশন সেন্টার, এটার অনুমোদন দেওয়া হোক। নমস্কার স্যার। श्री प्रतिभा धानोरकर जी। प्रतिभा धानोरकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मी अतिशय महत्त्वाच्या विषयाकडे माननीय रेल्वे मंत्र्याचं लक्ष वेधू इच्छिते। मी आपल्या माध्यमातून चंद्रपूर जिल्हा हा औद्योगिक जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे। चंद्रपूर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील ब्लॅक सिटी म्हणून ओळखला जातो। इथं मोठ्या प्रमाणात वीज उत्पादन होते, कोळशाचं उत्पादन होते आणि या ठिकाणी पेपर मिलचे देखील मोठमोठे उद्योग आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात आहे। पण एवढं सगळं असताना राज्याची राजधानी म्हणून मुंबई आणि सांस्कृतिक राजधानी म्हणून पुण्यासाठी कुठलीही ट्रेन अवेलेबल नाही, ही आमच्यासाठी शोकांतिका आहे। म्हणून माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की हजारो विद्यार्थी, व्यापारी आणि रुग्ण जे मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी जाणारे आहेत त्यांच्यासाठी चंद्रपूर ते पुणे आणि चंद्रपूर ते मुंबई अशा 2 ट्रेन त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे। धन्यवाद। Thank you, sir, for giving me this opportunity. This is regarding enhanced BC reservations to 42% in education, employment and local body elections in state Telangana. Our Chief Minister Revanth Reddy Garu has done the cabinet and also in the Telangana Legislative Assembly unanimously passed the bill and to provide 42% reservations to BC, sir. And this bill has been already sent 6 months back to the governor and it was not taken any decision, sir. And I request from your chair to the Honorable Prime Minister, who also is the OBC leader, kindly intervene the matter and do needful to protect the interest of the BCs in Telangana, for which we are all shall ever be grateful to them. Thank you, sir. Thank you. श्री राहुल कासवा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात करना चाहूँगा। हाल ही में भारत सरकार ने पीएम धन धान्य योजना निकाली, जिसके तहत हिंदुस्तान के 100 जिलों को चयनित किया गया है। राजस्थान के भी इसमें 8 जिले आते हैं, जिसमें मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू भी है, नागौर भी है, बीकानेर भी है और काफ़ी क्षेत्र को जोड़ा गया है। सर, पीएम धन धान्य योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी स्कीमों को कंबाइन करके कृषि के अंदर दिलन और तिलन की डिपेंडेंसी को खत्म करने का प्रावधान है। सर, ये योजना लागू कर दी गई और चूरू लोकसभा क्षेत्र और पूरा हमारा जो बीकानेर डिवीजन है उसमें मूंग, मोठ और चने की फसल होती है दालों के रूप में, जिसको पीएम धन धान्य योजना में जो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन है उसमें शामिल नहीं किया गया। उनमें उड़द, मेरा सर एक मिनट सर, मेरा आपसे कहना है कि नीमो के अंदर राजस्थान की जो हमारा क्षेत्र आता है वहाँ पे मूंग, मोठ और चने को शामिल किया जाए। और सर, पीएम धन धान्य योजना की मॉनिटरिंग कमेटी में किसी भी जनप्रतिनिधि का नहीं होना उस योजना को खत्म करने का काम करेगा। सर, जिला प्रशासन हेड है, जिले के ऊपर स्टेट प्रशासन हेड है। तो मेरा मंत्री महोदय, आप भी बैठे हुए हो, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करने का काम किया जाए। खाता न बही, गांधी परिवार जो कहे वही सही। इतनी करप्ट पार्टी, इतना करप्ट आदमी, 50 लाख में अध्यक्ष महोदय, 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति डकार ली गांधी परिवार ने, उस एसोसिएटेड जंगल ने डकार ली, जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 76% के हकदार हैं। 76% जो कंपनी में है सर। और मैं आपको बताऊं सर कि कांग्रेस का पैसा जो 8TG और 12A, भारत सरकार 8TG और 12A का डोनेशन को फ्री करती है, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी के पैसे को राहुल गांधी और
सोनिया गांधी की कंपनी खरीदने के लिए दे दिया। 90 करोड़ की जो लोन थी उसको 9 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद 414 करोड़ का इनकम टैक्स का इवेजन कर लिया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 18 करोड़ किसी बाहर की कंपनी से, विदेशियों से चंदा लेके, इटालियन से चंदा लेके अपनी कंपनी में जो है डाल लिया। रेंट के नाम पर झूठ बोला सर, लगभग 38 करोड़ रेंट नहीं है, रेंट कहां से आ गया? एडवर्टीजमेंट जो है 29 करोड़ का एडवर्टीजमेंट खा गए। मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जो रेड हुआ 51 लाख रुपया कैश और 32 लाख की ज्वेलरी पकड़ाई गई। पहले सर कांग्रेस का पैसा ले लिया। कंपनी जो है, मैं आपको बताऊं कि कंपनी खरीदी 17 जून 2010 को, कंपनी बनाई 23 नवंबर को। पूरा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन सुवे, ऑस्कर फर्नांडिस, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की गंगा जाता है। नियम 377 सभापति पर रखा जाता है। सर उठाइए, सर उठाइए, सर उठाइए। निशिकांत जी हो गया? नहीं, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, भी सीधे। सर उठाइए। सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 12 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।